ऊर्जा और दृढ़ता सब कुछ जीत लेते हैं। बेंजामिन फ्रैंकलिन। नमस्कार और स्वागत है आज की इस गहन चर्चा में। आज हम एक बेहद ज़रूरी और मैं कहूँगी काफ़ी सामयिक विषय पर बात करने वाले हैं। जीवाश्म ईंधन पर जो हमारी निर्भरता है उसे कम करने की दुनिया भर में कोशिश हो रही है और इसी कोशिश में इथेनॉल जैसे जैव ईंधनों के विकल्प खोजे जा रहे हैं। हमारी ये जो बातचीत है ये इंडियन एक्सप्रेस में छपे एक विस्तृत लेख पर आधारित है। हम उसका एक आलोचनात्मक विश्लेषण करेंगे। ये विषय यूपीएससी की तैयारी करने वालों के लिए खास तौर पर महत्वपूर्ण है। ये पर्यावरण, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और अर्थव्यवस्था से जुड़े करंट अफेयर्स का हिस्सा है, प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए। और हाँ, आम जानकारी के लिए भी ये बहुत ज़रूरी है। हमारा लक्ष्य, जैसा हमेशा होता है, इन स्रोतों से जो सबसे महत्वपूर्ण जानकारी और अलग-अलग नजरिए हैं उनको सामने लाना है। तो आज का हमारा मिशन क्या है? इथेनॉल के जो अलग-अलग विकल्प हैं, ब्यूटेनॉल, हाइड्रोजन वगैरह, उनको समझना, उनके फायदे क्या है, चुनौतियां क्या हैं, और सबसे जरूरी ये जो जैव ईंधन की स्थिरता मतलब सस्टेनेबिलिटी का दावा है उस पर एक क्रिटिकल नजर डालना। चलिए इस जटिल लेकिन दिलचस्प विषय की परतों को खोलते हैं। बिल्कुल। और देखिए, शुरू करने के लिए ये समझना जरूरी है कि हम जैव ईंधन पर इतना ध्यान दे ही क्यों रहे हैं। ये जीवाश्म ईंधन का एक विकल्प लगते हैं ना, और ऊर्जा ट्रांजिशन का हिस्सा माने जाते हैं। लेकिन हमें ये भी याद रखना होगा कि जैव ईंधन जो हैं वो रिन्यूएबल एनर्जी के एक बड़े पोर्टफोलियो का सिर्फ एक हिस्सा है। मतलब सोलर, विंड, हाइड्रो, ये सब भी तो हैं। इथेनॉल खासकर भारत में एक बड़ा विकल्प बनकर उभरा है, मगर इसके साथ कुछ गंभीर मुद्दे जुड़े हैं, जैसे खाद्य सुरक्षा का सवाल, जमीन के इस्तेमाल का सवाल। उदाहरण के लिए लेख में बताया गया है कि ब्राजील जैसा देश अगर वो सोयाबीन उगाकर उसका बायोडीजल बनाए तो उससे ज्यादा पैसा वो सोयाबीन को सीधे बेचकर कमा सकता है। अच्छा, यानी इकोनॉमिक्स और खाद्य उत्पादन में सीधा टकराव है। हाँ, बिल्कुल। इसीलिए वैज्ञानिक लगातार बेल्टर और ज्यादा टिकाऊ विकल्पों की तलाश में हैं। तो इन्हीं विकल्पों पर आते हैं। लेख में ब्यूटेनॉल और एबीई यानी एसीटोन ब्यूटेनॉल इथेनॉल मिश्रण का जिक्र है, जिन्हें इथेनॉल से बेहतर माना जा रहा है। ये क्या है और क्या इन्हें बनाना आसान है इथेनॉल के मुकाबले? देखिए, ब्यूटेनॉल और एबीई मिश्रण ईंधन के तौर पर उनकी प्रॉपर्टीज इथेनॉल से बेहतर मानी जाती हैं। जैसे उनमें एनर्जी ज़्यादा होती है, गैसोलीन के साथ वो बेहतर मिक्स होते हैं। और दिलचस्प बात यह है कि ये प्राकृतिक रूप से कुछ खास बैक्टीरिया बनाते हैं। सॉल्वेंटोजेनिक क्लोस्ट्रीडिया कहते हैं इनको। बैक्टीरिया? मतलब ये बैक्टीरिया फ्यूल बनाते हैं? हाँ, ये बैक्टीरिया जो पौधों का रेशे वाला हिस्सा होता है, जैसे सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, उसको फर्मेंट करके मतलब सड़ाकर ये केमिकल्स बना सकते हैं। ये तो सुनने में एकदम क्रांतिकारी लग रहा है। लेकिन कोई इसमें बड़ी मुश्किल भी है, क्योंकि इथेनॉल बनाना तो काफी कॉमन हो गया है। सही। हाँ, मुश्किल है। मुख्य चुनौती है उत्पाद को अलग करने में, जिसे हम डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग कहते हैं। इथेनॉल में क्या है, ज्यादातर पानी को इथेनॉल से अलग करना होता है, लेकिन एबीई मिश्रण में एसीटोन है, ब्यूटेनॉल है, इथेनॉल है। इन तीनों को असरदार तरीके से अलग करना तकनीकी रूप से ज्यादा मुश्किल और महंगा हो सकता है। हालांकि इस पर भी काम चल रहा है। जैसे जापान में रिसर्च हुई, उन्होंने देखा कि जो म्यूनिसिपल वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का कीचड़ होता है उसमें अगर ग्लूकोज मिला दें तो ब्यूटेनॉल प्रोडक्शन बढ़ जाता है और लैंडफिल का बोझ भी कम होता है। अरे वाह, यानी कचरे से वैल्यू। बिल्कुल। और कुछ दूसरे माइक्रोब्स हैं जैसे विब्रियो फर्नेसी, वो तो सीधे ऑक्टाडीकेन जैसा ईंधन बना सकते हैं जिसे सीधे पंप में डाला जा सके। यहाँ तक कि इथेनॉल बनाने में जो ग्लिसरॉल निकलता है ना, उसको भी इस्तेमाल करके दूसरे तरीकों से, जैसे फिशर ट्रॉप्स प्रोसेस से लिक्विड फ्यूल बनाया जा सकता है। कमाल है। यानी ये छोटे छोटे जीव, माइक्रोब्स, ईंधन बनाने के कितने सारे रास्ते खोल रहे हैं और कचरे को भी संसाधन बना रहे हैं। अच्छा, एक और नाम जो भविष्य की ऊर्जा के तौर पर बार बार आता है, हाइड्रोजन। जैव हाइड्रोजन इस पूरी कहानी में कहाँ फिट होता है? हाइड्रोजन को अक्सर क्लीन एनर्जी कैरियर कहते हैं, क्योंकि जब उसे इस्तेमाल करते हैं तो सिर्फ पानी बनता है, कोई प्रदूषण नहीं। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी IEA वो भी मानती है कि ट्रांसपोर्ट सेक्टर को डीकार्बनाइज करने में हाइड्रोजन का बड़ा रोल हो सकता है। और हाइड्रोजन फ्यूल सेल की एफिशिएंसी भी काफी अच्छी हो सकती है, करीब 50%, जो कई थर्मल पावर तकनीकों से बेहतर है।
लेकिन हाइड्रोजन बनाना तो अक्सर बहुत ऊर्जा लेता है ना, खासकर अगर उसे नेचुरल गैस से बनाते हैं। तो ये जैव हाइड्रोजन कैसे अलग है? क्या ये वाकई ग्रीन है? यहीं पर फिर से माइक्रोब्स का रोल आता है। एक प्रक्रिया है हेट्रोट्रॉफिक फर्मेंटेशन। इसमें जब कुछ बैक्टीरिया शुगर जैसे ग्लूकोज को दूसरे केमिकल्स में बदलते हैं, जैसे ABE या एसिड्स में, तो साथ में हाइड्रोजन गैस भी निकलती है साइड प्रोडक्ट के तौर पर। अच्छा, साइड प्रोडक्ट के तौर पर। हाँ, और थ्योरी के हिसाब से एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से 4 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल तक मिल सकते हैं। कई तरह के बैक्टीरिया ये कर सकते हैं, क्लॉस्ट्रीडियम, बैसिलस। कुछ तो इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर का इस्तेमाल करके भी हाइड्रोजन बना सकते हैं। एक दिलचस्प उदाहरण है थर्मोफिलिक बैक्टीरिया का। ये वो होते हैं जो बहुत गर्म तापमान में रहते हैं। ये पेपर इंडस्ट्री के वेस्ट का इस्तेमाल करके ग्लूकोज से करीब 92% थ्योरेटिकल यील्ड तक हाइड्रोजन दे सकते हैं। 92%? वो भी वेस्ट से? ये तो बहुत ही बढ़िया है। हाँ, और लैब में तो इससे भी ज्यादा 11 मोल हाइड्रोजन प्रति मोल ग्लूकोज तक पाया गया है। क्या प्रकाश संश्लेषण मतलब फोटोसिंथेसिस का इस्तेमाल करके भी हाइड्रोजन बन सकता है? वो तो और भी टिकाऊ लगेगा सूरज की रोशनी से। हाँ, ये विचार तो बहुत ही आकर्षक है, फोटोसिंथेटिक बायोहाइड्रोजन। क्योंकि थ्योरी में तो ये कार्बन न्यूट्रल है। आपको बस क्लोरोफिल चाहिए, पानी, CO2 और धूप। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी तकनीकी दिक्कत है। दिक्कत क्या? जो मुख्य एंजाइम इसमें काम करता है, हाइड्रोजनेस, वो ऑक्सीजन के लिए बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है। और फोटोसिंथेसिस में तो ऑक्सीजन निकलती है, तो ये एक तरह का विरोधाभास है। ओह, यानी जो चीज चाहिए वही उसे खराब कर रही है। तो इसका कोई हल निकाला गया है? हाँ, प्रकृति ने भी निकाला है और विज्ञान भी कोशिश करा है। कुछ साइनोबैक्टीरिया हैं, नीले हरे शैवाल जिन्हें कहते हैं, उन्होंने प्राकृतिक हल निकाला है। वो ऑक्सीजन बनाने का काम और हाइड्रोजन बनाने का काम या तो अलग अलग सेल्स में करते हैं या अलग अलग समय पर, जैसे दिन में फोटोसिंथेसिस, रात में हाइड्रोजन। अच्छा, चालाकी से। बिल्कुल। और लैब में वैज्ञानिक क्या कर रहे हैं? जेनेटिक इंजीनियरिंग से इन एंजाइम्स को ऑक्सीजन के प्रति कम सेंसिटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। एक शैवाल है क्लमाइडोमोनस रेनहार्डी। उसे खास परिस्थितियों में, जैसे सल्फर की कमी वाले मीडियम में रखकर 100 घंटे तक हाइड्रोजन बनाते देखा गया है। और भी तरीके हैं, जैसे फोटोफर्मेंटेशन, वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन। अलग अलग परिस्थितियों में हाइड्रोजन बनाने के प्रयास जारी हैं। यानी प्रकृति और विज्ञान मिलकर इस ऑक्सीजन वाली गुत्थी को सुलझाने में लगे हैं। चलिए अब एक और जाने पहचाने नाम पर आते हैं, बायोडीजल। ये कैसे बनता है और इसकी सस्टेनेबिलिटी पर क्या सवाल है? बायोडीजल बनता है वनस्पति तेलों से या जानवरों की चर्बी से। एक केमिकल प्रोसेस है, ट्रांसएस्टरिफिकेशन। इसमें क्या करते हैं कि तेल या वसा, जो असल में ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं, उनकी रिएक्शन मेथनॉल के साथ कराते हैं, एक कैटलिस्ट जैसे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की मौजूदगी में। इससे बनते हैं फैटी एसिड मिथाइल एस्टर। इसी को हम बायोडीजल कहते हैं, और ग्लिसरॉल एक बाय प्रोडक्ट के तौर पर मिलता है। अच्छा, क्या इसे बनाने में कोई खास चुनौती है? जैसे भारत में तो कई तरह के तेल इस्तेमाल हो सकते हैं। हाँ, एक मुख्य चुनौती तब आती है जब तेल में फ्री फैटी एसिड ज्यादा हों, जैसे जेट्रोफा जैसे तेलों में होता है, जो खाने लायक नहीं होते। इससे सैपोनिफिकेशन मतलब साबुन बनने लगता है, और ये मुख्य रिएक्शन को खराब करता है, यील्ड कम हो जाती है। ओह, साबुन बनने लगता है। हाँ, इसका एक हल है एंजाइम का इस्तेमाल, लाइपेज कहते हैं। ये एक ग्रीन तरीका है, लेकिन एंजाइम महंगे होते हैं और मेथनॉल की मौजूदगी में खराब भी हो सकते हैं। और पर्यावरण के लिहाज से क्या बायोडीजल वाकई डीजल से बेहतर है? यहाँ तस्वीर थोड़ी मिली-जुली है। अनुमान है कि बायोडीजल से CO2 उत्सर्जन करीब 55% तक कम हो सकता है। SO2, CO और पार्टिकल्स का उत्सर्जन भी कम होता है। 55% CO2 कमी तो अच्छी है। हाँ, लेकिन दूसरी तरफ NOx यानी नाइट्रोजन ऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन का उत्सर्जन बढ़ सकता है। और लेख में एक चिंताजनक बात और है, बायोडीजल जलने से जो कालिख निकलती है, उसमें म्यूटाजेनेसिटी का खतरा हो सकता है, मतलब जेनेटिक बदलाव करने की क्षमता। म्यूटाजेनेसिटी, ये तो गंभीर बात है। 55% CO2 कमी एक तरफ, लेकिन NOx बढ़ना और ये म्यूटाजेनेसिटी का खतरा, ये हमें याद दिलाता है कि हर विकल्प को बहुत ध्यान से देखना होगा। क्या लैब में पूरी तरह सिंथेटिक जैव ईंधन भी बन सकता है? हाँ, केमिकल सिंथेसिस भी एक रास्ता है। इसमें क्या करते हैं, बायोमास लेते हैं, जैसे खेती का कचरा या लकड़ी, उसे पायरोलिसिस नाम की प्रक्रिया से सिनगैस में बदलते हैं। सिनगैस मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिक्सचर।
फिर खास कैटलिस्ट का इस्तेमाल करके इस सिनगैस को लिक्विड फ्यूल में बदल देते हैं। इसका क्या फायदा है? इसका आकर्षण ये है कि इसमें आप वो बायोमास इस्तेमाल कर सकते हैं जो खाने के काम नहीं आता, खासकर लिग्नोसेलुलोसिक मटेरियल जो बहुत ज़्यादा मात्रा में उपलब्ध है। इससे ऐसा अनुमान है कि जीवाश्म ईंधन के उत्सर्जन में 90% तक कमी आ सकती है। SO2 उत्सर्जन कम होता है और इसे कम उपजाऊ जमीन पर उगाए बायोमास से भी बना सकते हैं, तो खाने वाली फसलों से कंपटीशन कम होता है। 90% कमी, ये तो बहुत ही प्रभावशाली है। तो फिर ये तकनीक अभी इतनी आम क्यों नहीं है? मुख्य बाधा अभी भी लागत है। प्रोडक्शन कॉस्ट वो पारंपरिक जीवाश्म ईंधन के मुकाबले ज्यादा है। जब तक ये सस्ता नहीं होता, इसका बड़े पैमाने पर इस्तेमाल मुश्किल है। लेकिन हाँ, अगर लागत कम हो जाए तो पायरोलिसिस से बने फ्यूल CO2 और पार्टिकल एमिशन कम करने में इथेनॉल मिक्सचर जैसे E85 उनसे भी बेहतर हो सकते हैं। समझ गए। और आखिर में एक विकल्प जिसकी बहुत चर्चा होती है, माइक्रो एल्गी यानी सूक्ष्म शैवाल से बायोडीजल। क्या ये वाकई गेम चेंजर हो सकता है? सूक्ष्म शैवाल में हाँ बहुत ज्यादा पोटेंशियल दिखता है। हाँ। अनुमान है कि उनकी तेल बनाने की क्षमता जमीन पर उगने वाली तेल वाली फसलों जैसे सोयाबीन या सरसों इनसे 50 से 100 गुना या शायद उससे भी ज्यादा हो सकती है। 100 गुना? हाँ, और इन्हें खुले तालाबों में या बंद सिस्टम में उगा सकते हैं और इनके लिए बिजली घरों से निकलने वाली CO2 का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये कार्बन कैप्चर का भी एक तरीका हुआ। एक अनुमान तो ये भी कहता है कि अमेरिका की सिर्फ 5% जमीन, वो भी जो खेती लायक न हो, उस पे शैवाल उगाकर इतना डीजल बन सकता है कि दुनिया की पेट्रोलियम जरूरत पूरी हो जाए। क्या आप बात कर रहे हैं? यह आंकड़ा शायद थोड़ा बड़ा चढ़ाकर हो, पर क्षमता तो दिखाता है। बिल्कुल। और इन्हें साफ पानी की भी जरूरत नहीं, खारे पानी में या वेस्ट वाटर में भी उगा सकते हैं। बिना खेती की जमीन इस्तेमाल किए वेस्ट CO2 इस्तेमाल करके गंदे पानी में ईंधन बनाना, ये तो सुनने में एकदम परफेक्ट लगता है। क्या इसमें भी कोई लेकिन है? बिल्कुल, लेकिन तो है। शैवाल उगाना, फिर उनसे तेल निकालना और उसे बायोडीजल बनाना, ये पूरा प्रोसेस अभी भी महंगा है और तकनीकी रूप से चुनौतीपूर्ण भी। फसल काटना मतलब हार्वेस्टिंग, पानी निकालना, तेल निकालना, ये सब बड़े हर्डल्स हैं जिन्हें सस्ता बनाना होगा। एक और तरीका है हेट्रोट्रॉफिक खेती का, जिसमें शैवाल को अंधेरे में कार्बन खिलाते हैं, पर उसके अपने स्केल और कॉस्ट के मुद्दे हैं। तो हमने इथेनॉल के कई विकल्पों को देखा, ब्यूटेनॉल, ABE, जैव हाइड्रोजन, बायोडीजल, सिंथेटिक फ्यूल और माइक्रो एल्गी। हर एक में कुछ वादे हैं, कुछ मुश्किलें। लेकिन अब उस बड़े सवाल पर आते हैं जिसका जिक्र शुरू में हुआ था। क्या ये सब जैव ईंधन वाकई में टिकाऊ मतलब सस्टेनेबल हैं? ये सबसे अहम सवाल है और लेख इस पर एक गंभीर आलोचना सामने रखता है। देखिए, स्थिरता की बुनियादी शर्तें क्या हैं? एक, कि जो फीड स्टॉक है वो प्राकृतिक रूप से रिन्यूएबल हो, और दो, कि बायोमास की सप्लाई बहुत ज्यादा हो। लेकिन असलियत में इन दोनों को पूरी तरह हासिल करना मुश्किल है। अगर हम थर्मोडायनामिक्स के नजरिए से देखें तो कोई संसाधन तभी टिकाऊ है जब आप उसे बिना उसकी क्वालिटी खोए और बिना पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए हमेशा के लिए बनाए रख सकें। और हमारे खेती के तरीके इसमें कहाँ पीछे रह जाते हैं? जैव ईंधन के लिए फसल उगाना तो रिन्यूएबल लगता है। यहीं पर समस्या की जड़ है। लेख इशारा करता है कि जो इंटेंसिव खेती होती है, जो अक्सर बायोफ्यूल फीडस्टॉक उगाने के लिए चाहिए, वो मिट्टी की सेहत को नुकसान पहुंचाती है। उपजाऊ मिट्टी बनने में सदियां लगती हैं। ग्राउंड वाटर का रिचार्ज धीमा है। उर्वरक जो फर्टिलाइजर हम डालते हैं वो अक्सर जीवाश्म ईंधन से बनते हैं। भारी मशीनें मिट्टी को दबा देती हैं, उसकी उर्वरता कम करती हैं, पानी सोखने की क्षमता घटाती हैं। ये लंबे समय के नुकसान हैं जिन्हें ठीक करना आसान नहीं। और बायोमास की सप्लाई बहुत ज्यादा है, ये सोचना भी शायद ठीक नहीं। और फिर आता है लैंड यूज चेंज का मुद्दा, मतलब जमीन के इस्तेमाल में बदलाव। लैंड यूज चेंज, इसका क्या मतलब है? जब आप जंगल काटकर या घास के मैदान हटाकर वहां बायोफ्यूल की फसलें उगाते हैं, तो उस प्रक्रिया में बहुत सारा कार्बन हवा में चला जाता है जो उन पेड़ों में या मिट्टी में जमा था। ये जो कार्बन निकलता है, ये इतना ज्यादा हो सकता है कि बायोफ्यूल इस्तेमाल करके आप जो कार्बन बचाएंगे उससे इस शुरुआती नुकसान की भरपाई करने में दशकों या सदियां लग सकती हैं। इसे कहते हैं नेट कार्बन डेप्ट, मतलब कार्बन का कर्जा। नेट कार्बन डेप्ट, कार्बन का कर्जा, ये तो बहुत ही सोचने वाली बात है। क्या इसके कुछ उदाहरण हैं? कितना गंभीर हो सकता है ये? हाँ, लेख में कुछ चौंकाने वाले आंकड़े हैं। जैसे अमेरिका में अगर छोड़ी हुई खेती की जमीन पर मक्का उगाकर इथेनॉल बनाएं तो उसका कार्बन डेप्ट चुकाने में 48 साल लग सकते हैं। 48 साल? और
अगर ब्राजील में वर्षावन काटकर सोयाबीन उगाएं और उसका बायोडीजल बनाएं, तो उसका कार्बन डेप्थ 319 साल तक हो सकता है। 319 साल? ये तो अविश्वसनीय है। इसका मतलब है कि इतने सालों तक वो बायोडीजल असल में जीवाश्म ईंधन से भी ज्यादा कार्बन उत्सर्जन का कारण बन रहा है, उस शुरुआती लैंड यूज चेंज की वजह से। ये तो पूरी ग्रीन फ्यूल की धारणा पर ही सवाल खड़ा कर देता है। बिल्कुल, ये यूपीएससी वालों के लिए एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट और पॉलिसी मेकिंग के लिहाज से बहुत जरूरी पॉइंट है। हाँ बिल्कुल। और यही वजह है कि नीतियां भी अब इन चिंताओं को समझने लगी हैं। जैसे अमेरिका में ईपीए ने ब्लेंड वॉल जैसी लिमिट लगाई है। ये गैसोलीन में इथेनॉल की मात्रा को सीमित करती है, क्योंकि इथेनॉल ज्यादा वॉलेटाइल होता है और उससे वायु प्रदूषण जैसे ग्राउंड लेवल ओजोन बढ़ सकता है। और निष्कर्ष के तौर पर लेख एक बहुत ही विचार करने लायक तुलना करता है। अगर आप एक जैसी जमीन लें, उस पर बायोफ्यूल उगाने के बजाय सिर्फ पेड़ लगा दें, मतलब अफॉरेस्टेशन करें, तो वो पेड़ 30 साल में कम से कम 2 गुनी मात्रा में CO2 सोख लेंगे, उस CO2 के मुकाबले जिसे आप उसी जमीन पर बायोफ्यूल इस्तेमाल करके उत्सर्जन से बचाते हैं। अरे, यानी पेड़ लगाना बायोफ्यूल उगाने से 2 गुना फायदेमंद हो सकता है CO2 कम करने में। कम से कम 2 गुना 30 साल की अवधि में, स्रोत का यही कहना है। ये तो पूरी बहस को एक नया ही मोड़ दे देता है। मतलब बायोफ्यूल का विकल्प चुनते समय हमें ये भी सोचना होगा कि क्या उसी जमीन का कोई और शायद ज्यादा प्राकृतिक इस्तेमाल है जो क्लाइमेट चेंज से लड़ने में ज्यादा कारगर हो। तो आज की इस लंबी और काफी विस्तृत चर्चा का अगर सार निकालें, हमने एथेनॉल के कई तकनीकी रूप से दिलचस्प विकल्पों को देखा। ब्यूटेनॉल, ABE, अलग अलग तरह के जैव हाइड्रोजन, बायोडीजल, रासायनिक संश्लेषण और माइक्रोएल्गी, हर एक की अपनी वैज्ञानिक खासियतें हैं और अपनी बाधाएं भी। बिल्कुल। लेकिन साथ ही हमने स्थिरता के जटिल सवाल पर भी गहराई से सोचा। लैंड यूज चेंज, कार्बन डेट, खाद्य सुरक्षा से टकराव, खेती के तरीकों का लंबा असर, ये सब जैव ईंधन की कहानी का बहुत अहम हिस्सा हैं। और वनीकरण जैसे जो सीधे साधे प्राकृतिक समाधान हैं, उनके तुलना में इनके असली फायदे कितने हैं, इसका बहुत ध्यान से मूल्यांकन करना बेहद जरूरी है। यूपीएससी की तैयारी करने वालों के लिए ये चर्चा कई विषयों को छूती है। साइंस एंड टेक, अलग अलग प्रोडक्शन प्रोसेस, एनवायरनमेंट, कार्बन डेट, लैंड यूज, प्रदूषण, इकोनॉमी, लागत, खाद्य सुरक्षा और पॉलिसी मेकिंग, ब्लेंडिंग मैंडेट, स्थिरता के मानक। इन विकल्पों की तुलना, उनके फायदे नुकसान और खासकर सस्टेनेबिलिटी से जुड़े तर्क, ये परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं। हमें उम्मीद है कि इंडियन एक्सप्रेस के लेख पर आधारित ये विश्लेषण श्रोताओं को इस विषय पर एक संतुलित और आलोचनात्मक नजरिया बनाने में मदद करेगा। अगर आपको ये चर्चा उपयोगी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपके कोई सवाल हैं या आप किसी खास पहलू पर और जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट्स में ज़रूर लिखें। और जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं, क्या जैव ईंधन वाकई हमारे ऊर्जा भविष्य का एक टिकाऊ स्तंभ बन सकते हैं, या फिर वो हमें अनजाने में और ज़्यादा जटिल पर्यावरणीय और सामाजिक समस्याओं की तरफ ले जा रहे हैं? खासकर तब जब वनीकरण जैसे आजमाए हुए प्राकृतिक समाधान मौजूद हैं जो शायद कहीं ज़्यादा असरदार हों। इस पर विचार कीजिएगा।